हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। बच्चों, हम लोग थेल्स थ्योरम के आधारित एक प्रश्नावली 6.2 आज कंप्लीट करेंगे। इस एक्सरसाइज में थेल्स थ्योरम के ऊपर ही सारे प्रश्न होंगे। थेल्स थ्योरम होता क्या है, इससे पहले लेक्चर में हमने आपको कंप्लीट करवाया था। याद करवा दें कि थेल्स थ्योरम होता क्या है। एक कोई त्रिभुज है एबीसी और इस त्रिभुज एबीसी में एक भुजा के समांतर एक रेखा इस प्रकार खींची जाए कि अन्य दोनों भुजाओं को ये प्रतिच्छेद करे। देखो ध्यान दें, ये एक भुजा है बीसी, इस बीसी के समांतर एक कोई रेखा हमने ये मान लेते हैं डीई खींची है। इस प्रकार खींची है कि AB को D बिंदु पर तथा AC को E बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो ये प्रतिबंध होता है कि AD से DB का जो अनुपात है, AD से DB का जो अनुपात है, वही अनुपात AE का EC से होता है। ये प्रमेय हमारी थेल्स थ्योरम कहलाती है। ये प्रमेय क्या कहलाती है? थेल्स का प्रमेय कहलाती है। मतलब ये D रेखा इन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। AD बटे DB बराबर में AE बटे EC होता है। यहां इसी बेस पर ये पूरी एक्सरसाइज 6.2 है। ठीक है, चलो बड़े मजे से इस पूरी एक्सरसाइज को आज कंप्लीट करते हैं। देखिए भाई, एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, देखो इसको रब करके एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर देखो एक फिगर बना हुआ है। इस फिगर में हमसे कुछ बातें दी गई हैं और कुछ बातें पूछी गई हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1, इसमें फिगर क्या है? फिगर इस प्रकार से बना हुआ है। देखो ध्यान दें, फिगर इस प्रकार से बना हुआ है। यह है आपका कोई त्रिभुज और ये त्रिभुज का नाम है A और यहां पर B और यहां पर C। ठीक है, त्रिभुज है ABC। इस त्रिभुज ABC में एक भुजा BC के समांतर देखो यहां पर ऐसी एक रेखा खींची गई है और ये रेखा है आपकी DE, यहां पर D और यहां पर E। ठीक है, इसमें हमें यहां से 1.5 ये दिया गया है, 1.5 सेंटीमीटर, ये दिया गया है 3 सेंटीमीटर और ये दिया गया है आपका 1 सेंटीमीटर। AE की माप 1 सेंटीमीटर और आपसे यहां पर EC की माप पूछी गई। ये है EC, इसकी माप हमसे पूछी गई है। ये यहां से यहां तक EC की माप हमसे पूछी गई है। ये आपका प्रश्न है। तो देखो अभी हमने जो थेल्स थ्योरम बताया वो यही तो बताया था कि कोई त्रिभुज होता है, उस त्रिभुज में एक भुजा के समांतर यदि रेखा खींची जाए तो ये समांतर रेखा अन्य दोनों भुजाओं को कहां काट रही है? D तथा E पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो क्या हमने फॉर्मूला बताया आपको थेल्स वाला? ये बताया कि AD से जो BD का अनुपात होता है, BD कहें या DB कहें, एक ही बात है। ठीक है, एक ही बात है। जो AD का DB से अनुपात होता है वही अनुपात होता है AE का EC से अनुपात होता है कि नहीं? तो बस ये मान जो हमें दिए गए उनको रख देते हैं। यहां पर देखो 1.5 दिया है, इसको यहां से यहां तक ये 3 दिया गया है, जबकि यहां देखो AE की वैल्यू हमें 1 दी गई है और EC की वैल्यू हमसे पूछी गई है। ये इस प्रकार। ठीक है, तो यहां देखो 1.3 से ये कितने बार कटेगा? 2 बार। 1.5 का मतलब 1.5 और 1.5 दूनी 3 होता है। तो यहां से देखो क्रॉस मल्टीपल कर दें, EC की वैल्यू हमें मिल जाएगी 2 एकम 2 सेंटीमीटर ये मिल जाएगा। ठीक है, ये हमसे पूछा गया था। और बिल्कुल ठीक इसी बेस पर आपको इसका दूसरा वाला पार्ट लगाना है। बिल्कुल एकदम सिमिलर सी बात है, एकदम सिमिलर। ठीक है, चलो दूसरे प्रश्न पे आते हैं। दूसरा भाग इसका खुद कर रहे होगी। ठीक है, इसको हम रब कर देते हैं। दूसरा प्रश्न देखो क्या है इसका, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो। क्वेश्चन नंबर दूसरा में भी आपका ये कोई त्रिभुज है PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित हैं। इनमें से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF समांतर QR होगा या नहीं होगा। चलो हम बताएंगे। देखो पहले तो हमें क्या करना है, एक त्रिभुज बनाना है। पहले एक त्रिभुज बनाना है
और इस त्रिभुज में नाम देना है PQR। ठीक है, यहां लिख देते हैं P और ये Q और ये R, PQR ये त्रिभुज हो गया। इसमें लिखा है भुजाओं PQ ये हो गया, PR ये हो गया, पर बिंदु क्रमशः E और F है। इस पर बिंदु ये E है और इस पर बिंदु ये F है। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। तो हमें देखो पहले प्रश्न में क्या दिया गया है, पहला देखो ध्यान दें, इसमें क्या लिखा है, ये है PE देखो ये है P 3.9 दिया गया है, PE की वैल्यू 3.9 सेंटीमीटर। EQ कहां है, देखो EQ ये दिया गया है 3 सेंटीमीटर। PF ये है, ये दिया गया है 3.6 सेंटीमीटर। और ये आपका FR कितना दिया गया है, 2.4 सेंटीमीटर दिया गया है। अब देखिए आपसे पूछा गया है कि क्या बताइए कि ये आपका ये देखो EF जो है, EF कहां है, देखो इसको इससे मिला दो, ये है EF। तो जो EF है, EF ये वाला, ये QR के समांतर है या नहीं, ये आपसे पूछा गया है। तो QR और EF समांतर तभी हो सकते हैं जब इनका समान अनुपात निकलता है। देखो हम ये कहेंगे कि PE अपॉन EQ बताओ, ये PE अपॉन EQ की वैल्यू यदि PF अपॉन FR के बराबर निकलती है तो लिखेंगे ये दोनों रेखाएं समांतर है, अदरवाइज समांतर नहीं होंगी। तो यहां से आपको देखो 3.9 ये दिया गया है, EQ की वैल्यू हमें 3 दी गई है। तो यहां से आप देख सकते हो 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, नीचे 3 एकम 3। तो यहां से हम लिख सकते हैं 13/10। 1.3 को क्या लिख सकते हैं, 13/10। तो अगर ये अनुपात भी 13/10 आता है तो लिख देंगे कि ये इसके समांतर है, अदरवाइज समांतर नहीं है। देखो यहां पर अब आपको निकालना है PF अपॉन FR निकालना है, FR निकालना है। तो ये तो है देखो 3.6 और ये है 2.4। ठीक है, तो यहां से आप देखो कि दशमलव ऊपर और दशमलव का नीचे एक ही एक अंक है, खत्म हो सकता है। तो ऊपर आप 36 लिख सकते हो, नीचे आप 24 लिख सकते हो। 12 या 36, 12 दूनी 24, बताओ ये 3/2 है, ये 13/10 है। क्या ये बराबर है, बिल्कुल बराबर नहीं है। यदि बराबर नहीं है तो इसका मतलब ये इसके समांतर नहीं है। आपको यहां लिखना है चूंकि PE अपॉन EQ डज नॉट इक्वल टू PF अपॉन FR, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। अतः हम ये कह सकते हैं कि जो EF है वो समांतर नहीं है QR की। ठीक, इसमें यही तो पूछा गया है, क्या समांतर है, तो आप समांतर रेखाओं को काट दें, इसका मतलब ये समांतर नहीं है। तो यही आपसे पूछा गया, क्या ये समांतर है। तो यहां पर 3 प्रश्न दिए गए हैं, तीनों प्रश्नों में यही निकालना है कि अनुपात इसका इससे, अनुपात इसका इससे अनुपात निकालना है। यदि बराबर निकलता है तो लिख देंगे समांतर है, और यदि बराबर नहीं निकलता है तो लिखने हैं समांतर नहीं है। ठीक है, तो इसको भी देखो 3 इसके सवाल हैं, 3 पार्ट हैं, इनको भी आपको खुद करना है आगे वाले। ठीक है, आगे अब आपको क्वेश्चन नंबर 3 देखना है भैया। इसको रब कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, तीसरा प्रश्न क्या है। देखो क्वेश्चन नंबर तीसरे प्रश्न में भी देखो एक चित्र बना हुआ है। इस आकृति में आपसे पूछा गया है, देखो पहले तो हम आकृति बना देते हैं जो हमें यहां पर दी गई है। क्या दी गई है आकृति, ये इस तरीके से देखो, यहां पर इस तरीके से देखो, हाँ ये दिया गया है। और फिर इसके बाद में यहां देखिए और ये देखिए। ठीक है, और ये इस तरीके से देखो इसमें चित्र बना हुआ है। इसमें ये चित्र बना है, इसके नाम देखो इस प्रकार हैं। यहां पर ये A है और यहां पर ये B है, यहां पर ये C है और यहां पर ये D है, और इसके बाद ये है M और ये है आपका L और ये है आपका N। ठीक है, तीसरा प्रश्न है ना। तो इस प्रकार से यहां पर देखो ये दिया गया है कि क्या दिया गया है, देखो LM CB के समांतर है, ये है CB, ये है LM, ये इसके देखो समांतर दिया है। ये दोनों आपस में क्या है, समांतर है। तथा एक बात दिया है इसमें LN ये इसके समांतर है,
ये इसके समांतर, ये इसके समांतर, ऐसा हमें दिया गया है। अच्छा, सिद्ध क्या करना है, यहां लिख लेते हैं, जो बातें हमें दी गई हैं उनको यहां लिख लेते हैं। दिया है, यहां पर हमें दिया गया है कि एल एम है वो समांतर है काय के, सीबी के समांतर है, ठीक है। तथा जो आपका एल एन है, ये एल एन है वो काय के, सीडी के समांतर है। यहां लिख दें समांतर सीडी, ठीक है। इस प्रकार से ये हमें दिया गया है। अच्छा, सिद्ध क्या करना है, यहां ये भी लिख लेते हैं, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, सिद्ध हमें ये करना है कि ए एम अपॉन ए बी और बराबर में ए एन अपॉन में ए डी, इतना हमें देखो सिद्ध करना है, इतना हमें सिद्ध करना है, ठीक है। ए डी, ये सिद्ध करके दिखाना है। तो देखो कैसे सिद्ध करोगे, बिल्कुल आसान तरीका समझो, ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। एक काम करो कि यहां से देखो, इधर देख लेते हैं, यहां देखो, इस पर हम हेडिंग डाल लेते हैं उपपत्ति। उपपत्ति का मतलब हम कैसे कैसे सिद्ध करेंगे वो यहां लिख लेते हैं। सबसे पहला काम तो ये देखो, हमें दिया गया है त्रिभुज एक है कोई ए बी सी, इसमें, इस वाले त्रिभुज में, ऊपर वाले में, इसमें जो एल एम है ये वाला, वो समांतर है काय के, सी बी के समांतर है, ये समांतर इसकी। तो अगर ये समांतर होते हैं तो हमें, अभी हमने आपको बताया कि किसी भी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर यदि रेखा खींची जाए तो अन्य दोनों भुजाओं को वो समान अनुपात में विभाजित करती है। तो बिल्कुल वही बात ये है कि ये वाली एक त्रिभुज में इस भुजा के समांतर ये रेखा खींची गई है, तो इसका मतलब सीधी बात है कि इसका इससे अनुपात और इसका इससे अनुपात समान होना चाहिए कि नहीं। अतः हम यहां लिख देते हैं थेल्स प्रमेय से, अतः थेल्स प्रमेय से क्या लिख सकते हैं, ए एम अपॉन एम बी बराबर हम लिख सकते हैं ए एल अपॉन में एल सी, ऐसा लिख सकते हैं। देखो ध्यान दें, इसका इससे अनुपात और इसका इससे अनुपात समान होगा। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार देखो यहां लिखते हैं, इसी प्रकार। अब देखो ये इसके समांतर है, एल एन है वो समांतर है काय के, समांतर है सी डी के। अतः यहां भी देखो थेल्स प्रमेय से, यहां भी हम लिख सकते हैं थेल्स प्रमेय से, क्या लिख सकते हैं, वही बिल्कुल इसका इससे अनुपात और इसका इससे अनुपात समान होगा। अर्थात इसको लिख दें ए एन, क्या लिख दें, ए एन अपॉन में कितना लिख दें, ये एन डी और बराबर में ए एल अपॉन में यहां लिख लें एल सी, ठीक है। इस पर नंबर 2 डाल लें। तो अब यहां देखो समीकरण 1 और 2 दोनों से हम ये देख सकते हैं कि इनके दोनों के, ये राइट हैंड साइड दोनों के समान है, ये दायां पक्ष दोनों के समान है। तो यहां तुलना कर दी जाए तो ये बायां पक्ष के समान हो सकता है। तो यहां से हम लिख दें समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 और 2 की अगर तुलना कर दी जाए तो ए एम अपॉन एम बी और ये बराबर हो जाएगा काहे कि ए एन अपॉन एन डी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। यहां देखिए आपको जो सिद्ध करना है उस पर थोड़ा गौर करें। तो ये लिखा है ए एम अपॉन ए बी लिखा है। देखो ए एम अपॉन ये पूरी वाली लाइन है ना। तो एक काम करते हैं, देखो ध्यान दें, एक काम करते हैं, इसको अगर हम व्युत्क्रम अनुपात में लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं एम बी अपॉन में ए एम और बराबर में इधर लिख दें एन डी अपॉन में ए एन, ऐसा लिख सकते हैं। अब इसके दोनों पक्षों में हम एक एक जोड़ दें, अगर दोनों पक्षों में एक एक जोड़ दें तो ऐसा लिखा जा सकता है कि एम बी, देखो ध्यान दें, एम बी अपॉन ए एम और इसमें प्लस 1 कर दें, यहां भी देखो एन डी अपॉन ए एन और यहां भी हम प्लस 1 कर दें, तब हमें देखो क्या मिल जाएगा, ए एम यहां एलसीएम आ जाएगा तो हम लिख सकते हैं एम बी प्लस ए एम बराबर, यहां देखिए ए एन एलसीएम आ जाएगा
तो यहां लिख सकते हैं एन डी प्लस ए एन लिख सकते हैं। अब देखिए और आगे देखो, चित्र से देखो एम बी प्लस ए एम क्या हो जाएगा। देखो ये ले है एम बी प्लस ए एम, ये और ये दोनों को जब जोड़ दिया जाए तो ये ए बी के बराबर हो जाएगा। ध्यान से देखो, इसको और इसको दोनों को अगर जोड़ दें तो काय के बराबर हो जाएगा, ए बी के बराबर हो जाएगा। और अपॉन में ए एम आपका ज्यों का त्यों बराबर, इधर देखो बिल्कुल ठीक इसी प्रकार एन डी प्लस ए एन, एन ये है एन डी और ये है ए एन, तो एन डी प्लस ए एन बराबर क्या हो जाएगा, ए डी हो जाएगा। आपको लिखना है ए डी और अपॉन में ए एन ज्यों का त्यों। ठीक है, अब देखिए आगे, अब आपको क्या करना है, अगर इसको हम व्युत्क्रम अनुपात में लिखें तो ए एम को ऊपर कर दें, अपॉन में ए बी कर दें, और इसी प्रकार ए एन को ऊपर करके ए डी को नीचे कर दें, व्युत्क्रम अनुपात में लिख दें, जो कि हमसे देखो प्रूव करवाया गया था, वही हमें मिल गया। ठीक है, ये देखो ए एम अपॉन ए बी बराबर में ए एन अपॉन ए डी। ठीक है, यही हमसे प्रूव करवाया गया था। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको भैया नोट कर लो। ठीक है, नोट करें। और अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। ठीक है, इसको रब कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। कर दें रब, चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। देखो चौथा प्रश्न क्या है, यहां भी एक आकृति बनी हुई है। चौथे प्रश्न में भी एक आकृति बनी हुई है, और ये आकृति इस प्रकार से बनी है। देखो यहां पर हम बना के दिखा दें आपको, एक ये त्रिभुज है आपका, ये इस तरीके से एक त्रिभुज है, और इस त्रिभुज का नाम है ए, यहां बी, यहां सी, और यहां से एक रेखा कुछ इस प्रकार से देखो खींची गई है। इस प्रकार से देखो ये रेखा इस प्रकार से खींची गई, इसके समांतर खींची गई है ना, और इसको फिर इससे मिलाया गया है यहां पर, और इसको यहां पर इस प्रकार से मिलाया गया है। यहां देखिए इसका नाम यहां पर डी है, और यहां पर ये एफ है, और यहां पर ये ई है। इस प्रकार से देखो ये त्रिभुज बना हुआ है ना, ये त्रिभुज बना हुआ। तो यहां इस आकृति में भी हमें कुछ बातें दी गई हैं, यहां लिख दें हमें क्या क्या दिया गया है। देखो हमें दिया गया है कि डीई एसी के समांतर है, डीई है ये वाली डीई है वो समांतर है काय के, एसी के समांतर है। तथा एक बात और दी गई है कि जो डीएफ है वो समांतर काय के, देखो ध्यान दें डीएफ है वो समांतर है एई के समांतर है। ठीक है, अच्छा ठीक है, सिद्ध क्या करना है, यहां लिख देते हैं सिद्ध करना है। जो बातें हमें दी गई हैं उनको भी लिखना है, और जो सिद्ध करवाई गई हैं उनको भी हमें लिखना है। क्या सिद्ध करवाया है, बी एफ बटे एफ ई। ठीक है, बी एफ अपॉन एफ ई बराबर बीई बटे में लिख दो ईसी। ठीक, ये इतना हमें देखो प्रूफ करवाया गया। देखो ध्यान दें, बी एफ क्या लिखा है, देखो बी एफ कहां है, बी ये है, एफ ये, बी एफ अपॉन में एफ ई, देखो यहां से यहां तक है ना, बी एफ और एफ ई का जो अनुपात है वो काय के बराबर है, बी ई और ईसी, बीई और ईसी के अनुपात के बराबर हमें यहां पर प्रूफ करवाया गया। चलो करते हैं, देखो ध्यान दें, हेडिंग यहां पर डाल लें उपपत्ति। कैसे कैसे हमें यहां प्रूफ करना है वो उपपत्ति में लिख दें। अब देखो ध्यान दो, एक त्रिभुज हमारे पास जो एबीसी है, त्रिभुज एबीसी है, इसमें त्रिभुज एबीसी में ये देखो एसी के समांतर कौन सी रेखा है, एसी के समांतर डीई रेखा है कि नहीं है, डीई जो है वो समांतर है एसी की। ये देखो पहली प्रतिबंध हमें दिया गया है, अगर किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाती है और वो समांतर रेखा अन्य दोनों भुजाओं को प्रतिच्छेद करती है, तो
तब थेल्स के प्रमेय से, तब थेल्स प्रमेय से, क्या थेल्स का प्रमेय होता है? तब थेल्स का प्रमेय होता है कि जो बीई है, तो ध्यान दें, ये बीडी, जो बीडी है उसका अनुपात, बीडी का डीए से अनुपात बराबर कितना होगा? बीडी का डीए से जो अनुपात होगा वही देखो ध्यान दें बीई का अनुपात ईसी से होगा कि नहीं? देखो ध्यान दें, ये वाली रेखा समांतर है, दिमाग से पहले ये वाली और ये दोनों रेखाएं हटा दो बिल्कुल। तो देखो इसके समांतर अगर ये रेखा है तो इसका इससे अनुपात बराबर बीई का ईसी से अनुपात होगा कि नहीं? इस पर हम एक नंबर डाल देते हैं। अब देखो, तथा त्रिभुज ए बी सी में, इसी वाले त्रिभुज में आपको एक बात और दिखाई दे रही है। क्या दिखाई दे रही है? देखो ध्यान दें, चलो उसमें नहीं बल्कि बी ए बी ई में, देखो ए बी ई में, ए बी ई इस वाले त्रिभुज में देखो इसके समांतर ये रेखा, जो अभी हमने बताया था कि इन रेखाओं को हटा दो, अब उनको रख दें और इनको हटाएं, इसको और इसको हटा दें। तो अब ये हमारे पास ये एक त्रिभुज है, इसमें इसके समांतर ये रेखा खींची गई है, इसलिए इसका इससे अनुपात और इसका इससे अनुपात समान होगा। बोलो होगा कि नहीं? तो यहां पर हम लिख दें, इसमें काय के समांतर क्या रेखा है? देखो यहां पर लिख देते हैं एई के समांतर ये रेखा है डी एफ। क्या है? डी एफ समांतर है एई के। ठीक है, तब थेल्स के प्रमेय से, तब थेल्स प्रमेय से, तब हम थेल्स के प्रमेय से क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं कि बी डी अपॉन डी ए, बी डी अपॉन डी ए बराबर काहे के हो सकता है? ये हो सकता है आपका बी एफ अपॉन एफ ई के बराबर हो सकता है, एफ ई। ठीक है, इस पर हम सेकेंड नंबर डाल दें। अब समीकरण 1 और 2 की दोनों की तुलना कर दें। देखो यहां लिख देते हैं समीकरण 1 और 2 की तुलना से, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर पहला और दूसरा जो समीकरण है इसमें आपने देखा कि बी अपॉन ई सी यहां भी है, बी अपॉन ई सी यहां भी है, सॉरी बी डी, देखो बी डी अपॉन डी ए यहां भी है, बी डी अपॉन डी ए यहां भी है। तो अगर ये और ये बराबर, इसका मतलब ये और ये बराबर होगा कि नहीं? तो यहां हम तुलना करने से हमें मिल जाएगा, देखो कितना, बी ई अपॉन ई सी और बराबर में बी एफ अपॉन में एफ ई। ठीक है, अब देखो भैया क्या हमें सिद्ध करना था? यही सिद्ध करना था क्या? बी एफ अपॉन, हाँ ये देखो इधर का इधर लिखा है ना? अगर इसको यहां लिख दें तो एक ही बात है, बी एफ अपॉन एफ ई बराबर में बी ई अपॉन में ई सी। ये हमें देखो यही प्रूव करना था। ठीक है, एक बार फिर से समझो, अगर हमने ये पूरा त्रिभुज ये दिया गया है, इसमें हमें कहा गया है कि ये वाली देखो, इसको देखो, समझो बात, ये वाली रेखा जो ये वाली है वो काय के समांतर, इसके समांतर है। तो अगर ये इसके समांतर है, इसका मतलब इसका इससे अनुपात और देखो ध्यान दें, इसका बीई का ईसी से अनुपात समान होगा, क्योंकि ये इसके समांतर है तो ये बटे ये और ये बटे में ये। ठीक है, और फिर दूसरे नंबर पे अगर हमें ये देखो इसके समांतर दिया है तो ये बटे ये बराबर ये बटे ये कर दो, है ना? तो दो समीकरण बने, दोनों की हमने तुलना कर दी, तो ये बायां पक्ष दोनों के समान है तो दायां पक्ष के समान होंगे, जिससे कि ये प्रूव हो रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 देखो, नोट करो भाई। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और 6, देखो आपके पास बोर्ड पर लिखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 इस आकृति में देखो दो चीजें दी गई हैं। कौन कौन सी? एक तो जो डी रेखा है वो समांतर है ओ क्यू के, देखो ध्यान दें, डी ई, ये है डीई और ये है ओ क्यू, ये दोनों आपस में समांतर हैं। और यहां देखो ये डी एफ है वो समांतर है ओ आर के, ये दोनों चीजें यहां पर दी गई हैं। हमसे प्रश्न कहता है कि ई एफ है वो क्यू आर के समांतर है, ये सिद्ध करके दिखाओ। देखो पहले इस सवाल को पहले ध्यान से समझो। हमसे प्रश्न ये कहता है कि ये देखो, इधर को अगर हम इतना बंद कर दें, इसको हटा दें,
यहां से आप देख सकते हो, यहां पे अगर हम एक अलग से त्रिभुज बना के आपको बता दें, ये वाला देखो ध्यान दें, P यहां पर ये P है और ये आपका O है और ये आपका Q है। इसको देखें, इतने को देख सकते हो। इसमें यहां इसके समांतर ये रेखा देखो खींची गई है, ये इसको हमने क्या लिखा है, ED। अब अगर किसी भी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर रेखा खींची जाए और वो समांतर रेखा अन्य दोनों भुजाओं को प्रतिच्छेद करती है, तो प्रतिबंध होता है कि वो समान अनुपात में प्रतिच्छेद करती है। यही तो होता है, मतलब PE अनुपात EQ बराबर PD अनुपात DO होगा। पक्की बात है। चलो यहां पर हम इसी त्रिभुज को लेकर के यहां पर हल करेंगे। यहां लिख दें उपपत्ति। क्या लिख दें, उपपत्ति। बिल्कुल हम थ्योरम के हिसाब से बिल्कुल प्रूव कर रहे हैं कि हमें क्या दिया गया है वो भी लिखेंगे, सिद्ध क्या करना है वो भी लिखेंगे, और फिर इसको कैसे प्रूव करेंगे ये यहां पर दिखाना है। तो हमने पहले त्रिभुज लिया POQ, त्रिभुज POQ। इसमें आपको देखना है ये रेखा इसके समांतर है, तो यहां पर आपको लिखना है चूंकि ED समांतर है QO के, अतः थेल्स प्रमेय से हम यहां पर कह सकते हैं कि PE अनुपात EQ ये बराबर काहे के होगा, PD अनुपात DO के होगा, अनुपात DO लिख दें। ठीक है, इतनी बात ठीक है। यहां पर एक नंबर डाल दें। इसके बाद देखो आप इधर इस त्रिभुज पर आ जाओ, इस वाले त्रिभुज पे आ जाओ, POR में, त्रिभुज POR में, इस वाले त्रिभुज में देखो, POR इस त्रिभुज में देखो, यहां पर देखो इस रेखा के समांतर ये रेखा दी गई है, मतलब DF है वो OR के समांतर है। इसमें DF समांतर है OR के, अतः यहां भी आप थेल्स प्रमेय लगा सकते हो। अतः थेल्स प्रमेय से तो यहां PF अनुपात FR बराबर कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए PD अनुपात DO के अनुपात के बराबर होना चाहिए। यहां इस पर हम नंबर 2 डाल दें। अब देखो यहां से समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों से देखो तो यहां पर PD अपॉन DO लिखा है, यहां भी PD अपॉन DO लिखा है। इसका मतलब ये राइट हैंड बराबर है, तो लेफ्ट के बराबर हो जाएगा कि नहीं। तो यहां आप लिख सकते हो, यहां देखो, यहां आप लिख सकते हो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से आप लिख सकते हो कि PE अनुपात EQ ये बराबर काहे के हो जाएगा, PF अनुपात FR के हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से हमने एक बात प्रूव की, क्या, देखो ध्यान दें, यहां पर है PE अनुपात EQ बराबर काहे कि PF अनुपात FR। अगर ये देखो समान अनुपात होता है तो ये रेखा इसके समांतर होती है। पक्की बात है, यही तो थेल्स प्रमेय का विलोम है, ये विलोम है ना। अगर ये इसके समांतर है तो यहां पर ये समान अनुपात होना चाहिए, और यदि ये समान अनुपात में विभाजित हो रही है तो इसका मतलब ये रेखा इसके समांतर होगी। तो यहां लिखें, अतः थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से हम कह सकते हैं कि ये जो EF रेखा है, EF वो समांतर है, ये EF समांतर है QR की, QR। ठीक है, तो इस तरीके से देखो इसको भी हम यहां प्रूव कर सकते हैं, ये इसके समांतर है। ठीक है, इतनी बात। चलो ये देखो हमें यही सिद्ध करना था, ये सिद्ध हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6वें पे। देखो यहां इसको भी समझो, 6वां प्रश्न क्या है ये भी देखो आपके सामने लिखा हुआ है। ये हमें देखो ऐसा चित्र प्रश्न में लिखा हुआ है आपकी बुक में, ये PQR एक कोई त्रिभुज है और इसके अंदर देखो O बिंदु है और यहां पर भी एक ABC त्रिभुज बनाया है, या हम ऐसे कहें कि O बिंदु को
P से, O बिंदु को Q से, O बिंदु को R से मिलाने पर ये आपके पास OP, OQ और OR रेखा मिल रही है। और OP रेखा पर A बिंदु है, OQ रेखा पर B बिंदु है और OR रेखा पर C बिंदु है। और ये इनको आपस में मिलाने से आपके पास एक त्रिभुज ABC बन रहा है। अब आगे कुछ बातें और दी गई हैं। क्या दिया है इसमें? AB जो है वो PQ के समांतर है। ये AB है वो PQ के समांतर। देखो यहां पर इतनी बात। इसके बाद AC है वो काय के समांतर है? AC PR के समांतर है। AC देखो ये है AC वो काय के समांतर है? PR के समांतर। ये वाली इसके समांतर है। ठीक है, तो अभी आपको हमने बताया। अच्छा, सिद्ध क्या करना है? सिद्ध ये करना है कि जो BC है वो QR के समांतर होगी, ये सिद्ध करना है। अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि अगर किसी त्रिभुज में, थेल्स प्रमेय क्या होता है, अगर किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींच दी जाए, देखो ध्यान दें, ये वाला हम यहां पर एक फिगर बना देते हैं। ये वाला त्रिभुज OPQ, ये वाला त्रिभुज देखो, ये यहां पर O है, देखो ये वाला, ये ऊपर P है, यहां पर ये Q है, OPQ, ये वाला त्रिभुज देखो। और इसमें ये रेखा जो खींची गई है, ये काय के समांतर है? इसके समांतर ये AB रेखा खींची गई है। खींची गई कि नहीं? तो अगर इसके समांतर ये रेखा खींची गई है तो हमारे पास थेल्स का प्रमेय कहता है कि इसका इससे अनुपात और इसका इससे अनुपात समान होगा। मतलब OA अनुपात AP बराबर में होना चाहिए OB अनुपात BQ होना चाहिए कि नहीं? तो यहां से देखो, इतने त्रिभुज की पहले हम बात करेंगे। इतने त्रिभुज देखो, यहां लिख दें उपपत्ति। देखो ध्यान दें, इस त्रिभुज में देखो POQ में, त्रिभुज POQ में देखो भाई, इस त्रिभुज में, इसमें आपको ये दिख रहा है, यहां पर चूंकि लिख दें, चूंकि AB जो है वो समांतर है PQ के, यहां पर ये दिया गया है कि AB PQ के समांतर है। तो अगर ये इसके समांतर है तो इसका मतलब ये सीधी बात है कि OA अनुपात, यहां लिख दें, अतः थेल्स प्रमेय से हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं कि OA अनुपात AP बराबर, OA अनुपात AP बराबर OB अनुपात BQ अनुपात, क्या लिख दें यहां? BQ लिख दें। ठीक है, यहां नंबर 1 डाल दो थेल्स प्रमेय के अनुसार। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार देखो, ध्यान दें, इसी प्रकार त्रिभुज, इसकी बात करें, इधर देखो OPR की बात करें, OPR में भी बिल्कुल वही बात है कि AC है वो काय के समांतर है? PR के समांतर है। AC समांतर है PR के, AC समांतर है PR, है कि नहीं? तो अगर ये इसके समांतर है तो वही बात इसमें कि इससे इसका अनुपात और इसका इससे अनुपात समान होगा। मतलब हम यहां लिख दें क्या लिख दें? OA अनुपात AP और बराबर में यहां लिख सकते हैं OC अनुपात CR। ठीक है, यहां इस पर नंबर 2 डाल दें। बिल्कुल एकदम सिमिलर है, ये दोनों प्रश्न एक जैसे ही हैं। समीकरण 1 और समीकरण 2 को आप ध्यान से देखो तो ये देखो LHS के बराबर है, ये दोनों पक्ष बराबर हैं, तो RHS के बराबर होना चाहिए। तो यहां लिख दें समीकरण 1 व 2 से, क्या लिखोगे यहां पर? समीकरण 1 व 2 से हमें देखो एक समीकरण 2 समीकरण से क्या मिल रहा है कि OB क्या मिल रहा है? OB अनुपात BQ बराबर में मिल रहा है OC अनुपात CR। अब यहां देखो, चित्र में आ जाओ, इस चित्र में आ जाओ। इसमें आपको दिख रहा है कि OB अनुपात BQ बराबर OC अनुपात CR दिख रहा है। अगर ये अनुपात समान होता है तो ये रेखा इसके समांतर होती है। अनुपात समान तभी हो सकता है जब ये रेखा इसके समांतर होगी, मतलब थेल्स प्रमेय का विलोम। अगर ये समांतर है तो इसमें अनुपात समान होगा, यदि अनुपात समान है तो इसका मतलब ये रेखा इसके समांतर होगी। अतः यहां लिख दें थेल्स प्रमेय के विलोम से, अतः
थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से हम कह सकते हैं कि जो BC है वो समांतर होगी काय के, QR के, और यही हमसे देखो पूछा गया था, यही प्रूव करवाया गया था। ठीक है, तो यहां से हमने दो प्रश्न आपको बताए, पांचवा और छठवां। ये दोनों प्रश्न बिल्कुल एक जैसे मिलते जुलते हैं, इसीलिए हमने दोनों को एक साथ लिखा है। ठीक है, चलो भाई इसको नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 5 का यहां से फिर यहां देखो थोड़ा उल्टा आना पड़ेगा। पांचवा ये प्रश्न है और इसके बाद इसका ये हल है, और छठवां ये प्रश्न है और इसके बाद लास्ट में ये। ठीक है, स्क्रीनशॉट लें या नोट कर लें भाई। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। ठीक है, इसको रब कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां देखो, क्वेश्चन नंबर 7वां। क्वेश्चन नंबर जो 7वां है वो क्लास 9 में भी आपने इसके बारे में पढ़ा है। देखो प्रश्न में भी लिखा है, ऐसा नहीं है कि आपको याद ना आ रहा हो कि हमने पढ़ा या ना नहीं पढ़ा है, लेकिन इसमें प्रश्न में ऐसा लिखा हुआ है। देखो प्रमेय लिखा है, इसमें लिखा है प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। लिखा है, याद कीजिए कि आप इसे कक्षा 9 में सिद्ध कर चुके हैं। देखो इसमें लिखा हुआ है ना। क्वेश्चन नंबर है आपका 7। ऐसा लिखा है कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, देखो अगर यहां से ये आपका एक कोई त्रिभुज है, क्या क्या इसमें दिया गया है बहुत ध्यान से बारीकी से पहले सवाल को आप रीड करना सीखें। अच्छे से पहले आपको समझना है कि यहां पर क्या क्या हमें दिया गया है, क्या हमसे पूछा गया है। प्रश्न कहता है त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो वो तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। एक भुजा के मध्य बिंदु से एक रेखा खींची जाए, ध्यान देना। ये आपकी एक भुजा कोई मान लेते हैं AB है और इसका ये मध्य बिंदु है कोई मान लेते हैं P है, ABCD मान लेते हैं। D है क्या? D वास्तव में एक ऐसा बिंदु है जो AB का मध्य बिंदु है। ठीक, तो यहां से एक रेखा ऐसी खींची जाए जो दूसरी भुजा के समांतर हो। ये आपकी एक दूसरी भुजा है भैया, इस भुजा के मध्य बिंदु से रेखा खींची जाए और काय के खींची जाए समांतर, दूसरी भुजा के समांतर। ये देखो इसके समांतर ये रेखा खींची जाए। तो अगर इस प्रकार से ये समांतर रेखा खींची जाए, मान लेते हैं कि AC को ये E बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो प्रश्न आपका ये कहता है कि अगर दूसरी भुजा के समांतर ये रेखा खींची जाए तो वो तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। मतलब ये और ये आपको बराबर बराबर में हिस्सा दिखाना है कि AE है वो EC के बिल्कुल जस्ट बराबर होगा, ऐसा हमें सिद्ध करके दिखाना है। ठीक है कि नहीं? तो समझते हैं यहां पर क्वेश्चन नंबर 7वां ये हमें दिया गया है त्रिभुज ABC। त्रिभुज क्या है ये? ABC में, त्रिभुज ABC में AB के मध्य बिंदु, AB के मध्य बिंदु D से DE समांतर रेखा खींची गई है BC के। DE समांतर BC खींचा गया है। ठीक है, ये D बिंदु से DE के समांतर एक BC रेखा हमने खींची। अच्छा, अब यहां पर देखो ये तो हमें बात दी गई है, दी गई बात है, इसलिए यहां हम दिया है लिख सकते हो। क्या लिख दो यहां पर? दिया है। इतनी बात हमें दी गई है। अच्छा, यहां पर आप सिद्ध क्या करना है? यहां लिखते हैं सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध हमें वास्तव में ये करना है कि ये AE है, जो AE है वो बराबर होना चाहिए EC के, मतलब ये मध्य बिंदु होता है, ऐसा सिद्ध करना है। ठीक है, ये जो रेखा खींची जाएगी, समांतर वाली रेखा हमने जो खींची है वो तीसरी रेखा को समद्विभाजित करती है। तीसरी रेखा है AC को बराबर बराबर हिस्सों में बांटती है। AE और EC बराबर बराबर होना चाहिए, ये हमें सिद्ध करना है। चलो बिल्कुल एकदम आसान बात है। देखो उत्पत्ति लिख लेते हैं। कैसे सिद्ध करोगे ध्यान से समझो भाई, एकदम आसान बात है, बिल्कुल आसान बात। आपके पास यहां पर एक बात हमें दी गई है कि जो AD है वो बराबर है DB के। क्यों बराबर है? क्योंकि D मध्य बिंदु है। यहां लिख दो, चूंकि D
मध्य बिंदु है, डी मध्य बिंदु है। डी क्या है? मध्य बिंदु है। अगर डी मध्य बिंदु है तो इसका मतलब यह हो गया कि जो एडी है वो डीबी के बराबर है। पक्की बात है। यहां इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि एडी से जो डीबी का अनुपात होगा, बता दो कितना होगा, तो आप कहोगे 1 होगा, क्योंकि यहां भाग में आएगा तो 1 ही तो बचेगा। एकदम ठीक बात। अच्छा, एक बात आगे वाली देखो, क्योंकि ऐसा भी प्रश्न में कहा गया है कि यह रेखा इसके समांतर खींची गई है, ऐसा भी कहा गया है। क्योंकि यहां पर आपको लिखना है कि जो डी रेखा है वो समांतर है बीसी के, डी समांतर बीसी। अतः थेल्स प्रमेय से, अतः थेल्स प्रमेय से यहां पर आपसे प्रश्न कहता है कि जो आपकी थ्योरम है 6.1, ये क्या है? 6.1 थ्योरम क्या है? थेल्स की थ्योरम तो है। तो 6.1 प्रमेय से हमें पता है कि अगर ये रेखा डी है वो बीसी के समांतर है, तो यहां पर ये डी रेखा क्या करेगी? इन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। मतलब एडी अनुपात डीबी बराबर एई अनुपात ईसी होगा। बोलो इतनी बात ठीक है? तो यहां पर देखो, हमें यहां पर एक बात प्रश्न में दी गई थी कि एडी और बीडी का जो अनुपात है वो कितना है? 1 है। तो एडी बटे डीबी को, इसको हम 1 लिख दें, इसको 1 लिख दें, और बराबर में ये लिख दें एई अपॉन ईसी लिख दें। इतनी बात ठीक है? क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहां से हमें मिल जाएगा कितना? देखो, एई बराबर ईसी मिल जाएगा, एई बराबर ईसी मिल जाएगा। और यही हमें देखो सिद्ध करना है, यही फाइनल हमें सिद्ध करना है कि एई है वो ईसी के बराबर है। मतलब अतः ई बिंदु क्या है? मध्य बिंदु है। ठीक है? प्रूफ्ड यहां लिख दें। लिखना चाहो तो यहां लिख सकते हो, अतः ई बिंदु एसी का मध्य बिंदु होगा। ठीक है? चलो, यहां क्वेश्चन नंबर 7वां ये हो गया, नोट कर लो भैया। ठीक है, इसको रब कर लें। इसको रब करने के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में भी देखो कुछ इसी प्रकार का प्रश्न है। लिखा है कि प्रमेय है 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध करिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। देखो, एक ही बात है, जैसा प्रश्न 7वां है लगभग बिल्कुल ठीक वैसा ही 8वां है। मतलब विलोम प्रक्रिया करनी है। देखो ध्यान दें, ये भी, इसमें भी देखो लिखा है, याद करिए कि आप कक्षा 9 में ऐसा कर चुके हैं। मतलब कक्षा 9 में ये बात आप पढ़ चुके हो, क्लास 9 में आप इस चीज को पहले से पढ़ चुके हो। देखो 8वां प्रश्न क्या है, तो यहां लिखा है एक त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं के मध्य बिंदुओं को, यहां देखिए एक आपका ये त्रिभुज दिया गया है, ये आपका एक त्रिभुज दिया गया है, और ये त्रिभुज का नाम है ए बी सी, ये त्रिभुज दिया गया है। ठीक है? और इस त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को, किन्हीं 2 भुजाओं के मध्य बिंदुओं को आपस में नाम दें, यहां पर डी और यहां पर नाम दे दें ई। ए बी भुजा का मध्य बिंदु डी है, ए सी भुजा का मध्य बिंदु ई है। तो प्रश्न कहता है मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, ये मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली देखो रेखा हो गई, ये मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा हो गई। तो अगर ये मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा है तो ये रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। मतलब ये इसका इससे समांतर होना हमें सिद्ध दिखाना है। सिद्ध क्या करना है कि जो डी है वो बीसी के समांतर है, ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। यहां पर हमें क्या क्या दिया है, देखो यहां पर लिख देते हैं, दिया है, ध्यान से समझो क्या क्या दिया गया है। हमें यह दिया गया है कि एडी से, देखो ध्यान दें, क्योंकि डी बिंदु मध्य बिंदु है, यहां लिख दें क्योंकि ए बी व, चलो दिया है, मैं लिखेंगे ए बी व ए सी का मध्य बिंदु क्रमशः कौन कौन है? क्रमशः डी व ई है। देखो ये हमें दिया गया है कि ए बी का मध्य बिंदु डी है और ए सी का मध्य बिंदु ई है। तो इतनी बात ठीक है? अच्छा, सिद्ध क्या करना है, यहां लिख देते हैं सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, देखो ध्यान दें, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? सिद्ध ये करना है कि जो डी है वो समांतर है बीसी के, डी समांतर बीसी हमें सिद्ध करना है। चलो अब यहां पर उपपत्ति लिख देते हैं। देखो बिल्कुल हमने बताया कि एकदम सिमिलर सी बात है, लगभग सिमिलर सी बात है।
यहां देखो ये मध्य बिंदु है, तो इसका मतलब ए डी और डी बी बराबर होगा, चूंकि ए बी का मध्य बिंदु डी है। ए बी का मध्य बिंदु कितना है? डी है। अतः हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि जो ए डी है वो बराबर होगा डी बी के, ए बी बराबर डी बी। या इसको ऐसे लिख सकते हो कि ए डी और डी बी का जो अनुपात होगा वो 1 के बराबर होगा। बस बिल्कुल ठीक इसी प्रकार यहां लिख दो, इसी प्रकार इधर देखो, ए सी का मध्य बिंदु ई है, ए सी का मध्य बिंदु ई है कि नहीं? ये ई मध्य बिंदु है, इसका मतलब ए ई और ई सी बराबर होगा, ए ई बराबर होगा ई सी के। तो यहां भी बिल्कुल वही काम कर सकते हो कि ए ई और ई सी का जो अनुपात होगा वो बराबर 1 होगा। देखो इस पर नंबर 1 डाल सकते हो, इस पर नंबर 2 डाल दो। अब देखो समीकरण 1 और 2 की बात करें, समीकरण 1 व 2 से, पहले व दूसरे समीकरण से देखो तो हमें दिखाई दे रहा है कि भैया ये बराबर में 1 है, ये भी बराबर 1 है, मतलब दोनों की राइट हैंड बराबर है, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होंगे। तो यहां हम समीकरण 1 व 2 से ऐसा लिख सकते हैं कि AD का जो DB से अनुपात होगा बराबर AE का EC से वही अनुपात होगा। ठीक है, अब देखो यहां पर आप चित्र से देख सकते हो कि इसका AD का DB से अनुपात और बराबर AE का EC से अनुपात है, तो इसकी बिल्कुल जस्ट पुष्टि होती है, मतलब ये विलोम बात है कि अगर ये अनुपात समान होता है तो ये इसके समांतर होती है। ठीक है कि नहीं? अतः थेल्स प्रमेय के विलोम से, अतः थेल्स प्रमेय के विलोम से हम कह सकते हैं कि जो DE है वो समांतर है BC के, DE समांतर BC। ठीक है, यही हमें सिद्ध करना है। चलो इसको भी नोट कर लो भाई, क्वेश्चन नंबर 8 है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। चलो इसको रब कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है ए बी सी डी एक समलंब है। चलो कोई बात नहीं, जिसमें ए बी है वो समांतर है डी सी के। ठीक है, ये भी बात ठीक है। और इसके विकर्ण परस्पर ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो दिखाइए कि ए ओ अपॉन बी ओ बराबर सी ओ अपॉन डी ओ। देखो ध्यान दें, चित्र पहले समझ लें। क्वेश्चन नंबर है 9वां। यहां पर हम एक समलंब बनाएंगे। यहां क्या बनाएंगे? एक समलंब बनाएंगे। इस प्रकार से समलंब बनाना है कि इसकी भुजा जो ए बी है, ये देखो ए बी है वो समांतर काय के है? ए बी समांतर क्या दिया गया है? ए बी समांतर डीई। ए बी सी यहां लिख दो, डी यहां लिख दो। ठीक है, ये देखो एक समलंब चतुर्भुज बन गया। समलंब की क्या पहचान होती है? आमने सामने का एक जोड़ा समांतर होना चाहिए। तो यहां पर प्रश्न में दिया है कि ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर नहीं है। हो सकता था समलंब के लिए ऐसा भी हो सकता था, या तो ये जोड़ा समांतर हो या ये जोड़ा समांतर हो, लेकिन प्रश्न आपका ये कहता है कि ये ए बी जो है, ए बी है वो समांतर है डीसी के। प्रश्न ऐसा कहता है। ठीक है, और इसके बाद में दिया गया है इसके विकर्ण ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो यहां देखिए एक विकर्ण ए सी यहां बना दें, एक विकर्ण ए सी हो गया, एक विकर्ण ए सी हो गया, और दूसरा विकर्ण ये बना दिया हमने, दूसरा डीबी विकर्ण बनाया। ये एक दूसरे को ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। प्रश्न कहता है ऐसा, है ना? तो यहां पर चलो जो बातें यहां पर दी गई हैं वो पहले लिख देते हैं। दिया है, क्या क्या दिया गया है? समलंब में, इस समलंब में क्या दिया गया है? ए बी समांतर डीसी। ठीक है, ए बी समांतर डीसी हमें दिया गया है। इसमें दोनों ये आमने सामने की भुजाएं समांतर दी गई हैं, तथा विकर्ण बिंदु ऊपर प्रतिच्छेद करते हैं, तथा विकर्ण एसी व डीबी बिंदु ऊपर प्रतिच्छेद करते हैं।
ठीक, इतना हमें ये दिया गया है। अच्छा, इसके बाद यहां हेडिंग डालो, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है? प्रश्न में लिखा हुआ है, जो सिद्ध करना है वो प्रश्न में लिखा हुआ है कि हमें सिद्ध करके दिखा दो कि AO से BO का जो अनुपात होगा वही अनुपात CO से DO का होगा। ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। ठीक, प्रश्न में हमें दो बातें दी गई थी कि ABCD ये समलंब है, इसमें AB भुजा DC के समांतर है और ये AC विकर्ण और DB विकर्ण O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध ये करना है AO बटे BO, AO और BO, ठीक, इसका इससे अनुपात और CO का DO से अनुपात हमें समान दिखाना है। इसका इससे अनुपात, इसका इससे अनुपात हमें समान सिद्ध करके दिखाना है। और अब सिद्ध कैसे करोगे? यहां उपपत्ति हेडिंग डाल लें, उपपत्ति। ठीक, यहां समझो। तो उपपत्ति के लिए हम क्या करेंगे? उपपत्ति करने से पहले थोड़ी इसमें रचना करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? रचना। क्यों रचना करनी पड़ेगी उसके लिए भी आप समझो। हमने आपको जो यहां पर हम चल रहे हैं एक्सरसाइज 6.2 में, इस एक्सरसाइज में आपको थेल्स थ्योरम का अप्लाई करना है। और थेल्स थ्योरम तभी अप्लाई हो सकती है जब किसी एक त्रिभुज में एक भुजा के समांतर एक दूसरी रेखा खींची जाए, तो वो भुजाएं दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। जो समांतर रेखा होती है वो दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ये प्रमेय हमें यहां अप्लाई करना है। तो यहां AB के समांतर आप यहां पर एक रेखा इस प्रकार खींच सकते हो। देखो ध्यान दें, यहां पर हमने एक रेखा खींच दी, इसको हम नाम दें अगर M और यहां पर N। ये हमने इतनी रचना कर दी। ठीक, यहां रचना में लिख दें, पहले रचना लिखेंगे फिर उपपत्ति लिखेंगे। यहां हेडिंग डालें रचना। रचना देखो क्या रचना हमने किया है। बिंदु O पर AB के समांतर MN रेखा खींची, इतना लिख दो। क्या लिखोगे? बिंदु O पर MN समांतर AB खींचा। इतना हमने काम किया है कि बिंदु O पर MN रेखा खींचा है समांतर का है कि AB के। ठीक, इतना रचना। और इसके बाद उपपत्ति पर नंबर आते हैं। देखो उपपत्ति लिखो, कैसे कैसे हमें प्रूव करना है ये समझते हैं। यहां पर एक बात तो यहां पर स्पष्ट समझ में आ रही है कि आपके पास एक त्रिभुज ये है, देखो ये वाला है कि नहीं, ये वाला त्रिभुज, और इस त्रिभुज में इस AB के समांतर MO रेखा है। देखो AB के समांतर MO रेखा है कि नहीं? तो अगर AB के समांतर MO रेखा है तो इसका मतलब इसका इससे अनुपात और इसका इससे अनुपात समान होना चाहिए। देखो हम यहां लिख देते हैं, त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में MO ये समांतर है काहे के AB की। देखो ध्यान दो, MO समांतर AB है। कैसे? रचना से ऐसा किया है हमने, रचना की है ना, रचना से हमने ऐसा लिख लिया है कि ये MO AB के समांतर लिखा है। तो अगर ये रेखा इसके समांतर है तो यहां से देखो D, यहां थेल्स प्रमेय लग सकता है। यहां लिख दें थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। देखो थेल्स का प्रमेय क्या क्या अप्लाई कैसे करोगे? ये अप्लाई करना है आपको DM, ये देखो है ना, DM और MA, DM अपॉन MA और बराबर यहां लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? देखो DO, क्या लिख सकते हो? DO और अनुपात BO। ठीक, यहां एक नंबर डाल दो। फिर से समझो, इस रेखा के समांतर ये रेखा खींची गई है, इसलिए इसका इससे अनुपात और इसका इससे अनुपात समान होगा। ठीक है, चलो इसके बाद देखो आगे की बात। अब एक दूसरा त्रिभुज और लेते हैं, इसको हम नाम देंगे ACD। इस वाले त्रिभुज को देखते हैं, ACD को। त्रिभुज ACD में, इसमें देखो ध्यान दें, ACD वाले त्रिभुज में देखें तो ये रेखा इसके समांतर है। देखो है कि नहीं, ये इसके समांतर है कि नहीं? तो अगर ये समांतर है तो वही चीज यहां भी अप्लाई की जा सकती है। हम यहां लिख दें कि जो MO है, MO वो समांतर है DC की, MO समांतर DC। अतः यहां भी देखो थेल्स प्रमेय अप्लाई करा जा सकता है। यहां लिख दें थेल्स प्रमेय से, अतः थेल्स प्रमेय से हम यहां लिख सकते हैं। तो यहां भी देखो थेल्स प्रमेय अगर लगाओगे तो हम लिख सकते हैं MA, क्या लिख सकते हैं? MA और
एम ए अनुपात यहां से लिख सकते हो, यहां पे देखो कितना डी एम, एम ए और डी एम का अनुपात, डी एम का अनुपात होगा वो काय के बराबर होगा, ए ओ और इधर ओ सी, या ओ सी कहें या सी ओ कहें एक ही बात, ठीक है। तो इसका इससे अनुपात और इसका इससे अनुपात समान होगा कि नहीं, या इसको हम अगर व्युत्क्रम अनुपात में लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, डीएम ऊपर लिख दें, अपॉन में एम ए नीचे लिखें, और बराबर में इसी प्रकार सीओ को ऊपर करके और अपॉन में एओ को नीचे कर लें। मतलब हमने इन दोनों पक्षों में व्युत्क्रम अनुपात लिख दिया। अब इस पर हम नंबर दूसरा डाल लें। अब देखो समीकरण 1 और 2 को देखो, ये आपका पहला और ये दूसरा दोनों समीकरण देखो, यहां पर LHS और ये LHS दोनों समीकरणों की LHS समान है, तो इसका मतलब RHS के समान होनी चाहिए। यहां लिख दें समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर इन दोनों समीकरणों की अगर तुलना करें तो ये देखो हमने बताया कि लेफ्ट हैंड साइड दोनों की बराबर है, तो राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर लिख दें। यहां लिख दें DO अपॉन BO बराबर CO अपॉन में AO, ऐसे लिख लें, ठीक है। अब देखो यहां पर हमें जो सिद्ध करना था उसमें थोड़ा सा डिफर है, इधर का उधर पद बदल गया है और कोई खास बात नहीं। ये देखो भाग वाला इधर आएगा गुणा में हो जाएगा, ये गुणा वाला इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं AO अपॉन BO बराबर में CO अपॉन में DO, इस प्रकार, है ना, यही सिद्ध करना था, ठीक है। इसको नोट कर लें, क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 10वां है, क्वेश्चन नंबर 10वां है, वो 10वां प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9 जैसा ही है, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 9 जैसा ही है, बिल्कुल इसी पैटर्न पर आप हल करोगे तो आपको क्वेश्चन नंबर 10 का भी हल मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको हम आपके लिए होमवर्क छोड़ते हैं, ठीक है, इसको आप घर पे खुद लगाएं। और फिर इसके बाद जब अगले लेक्चर में आप पहुंचेंगे तो फिर आपके पास एक नए टॉपिक की बात होगी कि त्रिभुज की समरूपता की क्या कसौटियां हैं, मानी समरूप होने के लिए, कोई दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके लिए क्या क्या प्रतिबंध होना चाहिए। आगे आपको समरूपता पर आधारित सवाल और उनकी कुछ प्रमेय हैं, उनको भी आपको सॉल्व करना है, ठीक है। प्रमेय प्रूव करके दिखाएंगे और इसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में भाई, वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ठीक है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में भाई।